बिच्छू दुबक कर बैठ जाता है और बच जाता है। अब बिच्छू अपना डंक तान लेता है। दूर सभी एसयूवी एक पुल से गुजरते हुए दिखाई देती है। एसयूवी सूखे पड़े जंगलों के रास्ते से गुजर रही है। अब ऊंचाई से नजर आता है कि 4 एसयूवी हैं। अब ऊंचाई से एक टीला नजर आता है। एसयूवी अचानक से ब्रेक लगाकर रुक जाती है। गाड़ियों से कई लोग काला कुर्ता पहने और AK-47 राइफल लिए उतरते हैं। गाड़ी के सामने एक जंगली सुअर खून में लथपथ मारा पड़ा है। पास ही एक बड़ा पत्थर है जिस पर खून लगा है। एक सूखे पेड़ के तने पर खून के छींटे नजर आते हैं। गाड़ी से उतरे हुए लोग कुछ खोज रहे हैं। एक पलटी हुई खुली जीप का पहिया घूमते हुए नजर आता है। उसमें आग भी लगी है। गाड़ी की सीट पर सर के बल पड़ा मुन्ना भैया नजर आता है, जिसे चोट लगी है और खून बह रहा है। एसयूवी से उतरे लोग उस तक पहुंचते हैं। आसमान में मंडराते हुए चील कौवे नजर आते हैं। मुन्ना भैया पलटी हुई खुली जीप से निकलने की कोशिश करता है। उसकी पीठ में गोलियां लगी हैं। एसयूवी से उतरा हुआ आदमी मुन्ना भैया के पास जाता है कि अचानक मुन्ना भैया उसका गिरेबान पकड़ लेता है। वो आदमी गुड्डू है। गुड्डू मुन्ना भैया का हाथ पकड़ता है और गिरेबान छुड़ाता है। गुड्डू वहां से उठता है। मार देंगे। मुन्ना भैया जीप से उतरने की कोशिश करता है। गुड्डू जीप के पीछे पहुंच जाता है। जान ले लगे साले। गुड्डू मुन्ना भैया के साथ जीप उठाकर खाई में धकेल देता है। जीप खाई में गिरते ही एक विस्फोट होता है। आग की लपटें और धुआं नजर आता है। गुड्डू गहरी सांसें भरते हुए एक टक देख रहा है, फिर वहां से निकल जाता है। खाई नजर आती है और पत्थर के पीछे से एक हाथ ऊपर की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। खाई से ऊपर चढ़ते हुए मुन्ना भैया नजर आता है। नहीं मरेंगे, नहीं मरेंगे। जितनी गोली लगे नहीं मरेंगे। जितनी गहरी खाई हो नहीं गिरेंगे। मुन्ना भैया ऊपर आता है। हम नहीं गिरेंगे। और अपनी पिस्तौल तान देता है। मत जो देंगे। मुन्ना भैया, मुन्ना मुन्ना भैया। ललित की आवाज सुनकर चौंकता है। कालीन भैया है। मुन्ना भैया हॉस्पिटल की बेड पर है और वो सपना देख रहा है। मत जो देंगे। सबकी माँ चौथ देंगे। मुन्ना भैया, इनकी माँ आपकी दादी हुई उसने सामने बैठे कालीन भैया पर है ना बाबूजी? उंगली में लगा पल्स मीटर पिस्टल की तरह ताना हुआ है। कमरे में कालीन भैया, मकबूल और बाबूजी भी मौजूद हैं। वो होश संभालता हुआ कहता है, गुड्डू का क्या हुआ पापा? कालीन घूरते हुए, बेटा अभी ठीक हो जाओ, फिर बात करेंगे। कितने दिनों बाद आज सजीव हुए हो। मुन्ना असमंजस में है। वो कुछ दूरी पर खड़े मकबूल से, मकबूल, क्या हुआ गुड्डू का? एक नौकरानी आकर जूस का गिलास कालीन भैया को देने जाती है। वो मुन्ना भैया की ओर इशारा करता है। उनकी स्कॉर्पियो जंगल में मिली, जली हुई। जंगली जानवर बहुत है उधर। नौकरानी टेबल पर कुछ नहीं कह सकते। दवा और जूस रख देती है। लड़के लगाए हैं खोजने के लिए। कालीन भैया नौकरानी से पूछते हैं, भाभी कहाँ है? उनकी तबीयत अभी भी खराब है भैया जी, गोली लेकर सोई हैं। वो चली जाती है। साला एक गोलियां खा के जग गए और दूसरी गोली खा के सो रही हैं। अजायब घर है ये। बाबूजी गंभीर हैं। कोई बात नहीं है खन्ना, बहू की तबीयत खराब है, आराम करने दो। मुन्ना की नजरें शून्य में टिकी हैं। आसपास हॉस्पिटल की कई सारी मशीनें लगी हैं, जैसे सलाइन और ECG। आप पहली बार हमको इतना बड़ा काम सौंपे थे पापा, और हम तुम अच्छा किए। हाँ, लेकिन पूरा खत्म नहीं कर पाए। हम आपको प्राउड फील कराना चाहते थे। फैमिली की राय से चलोगे तो फैमिली को और भी प्राउड कराओगे। कराएंगे बाबूजी, जरूर कराएंगे।
तो हमको मरने का भी डर नहीं रहा। मुन्ना भैया उंगलियों पर लगा पल्स मीटर निकाल देते हैं और सलाइन निकालने लगते हैं। मकबूल, कालीन भैया इस बात से नाखुश हैं। विंध्यवासिनी देवी के यहाँ चढ़ावा भिजवा देना इनका। मरने का डर खत्म हो गया है इनका। मुन्ना भैया जूस पीते हुए मुंह बनाता है। बाबूजी, मकबूल व्हीलचेयर पर बैठे बाबूजी को लेकर बाहर चला जाता है। ललित उठकर बाहर जाने लगता है। तभी मुन्ना भैया, तुम रुको यहाँ। ललित फिर बैठ जाता है। पंकज का क्या हुआ? पंकज बच नहीं सके भैया जी, छाती पे गोली खाए थे ना। और भोसड़ी के तुम बच गए। हमको तो बस टच करके निकली थी। ललित मुस्कुराते हुए कहता है। फिर मुन्ना को देख मुस्कान गायब हो जाती है। मुन्ना भैया उठने की कोशिश करता है। मुन्ना भैया करवट पलट कर कहते हैं, हमारी गेनो। जी भैया जी। ललित उठकर पास आता है। वो मुन्ना के अस्पताल के कपड़ों के सिरे खोलने लगता है और जख्म गिनता है। 1 2 3 ललित कमर तक पहुंच जाता है। 4। भोसड़ी के इसके आगे मत गिन लेना, वो गांड का छेद है हमारी। भैया जी चूतिया थोड़ी ना है हम, गांड का छेद ठीक से जानते हैं। बहुत मारे हैं आप हमारी। भैया जी 5 छेद हुए, फिर भी मरे नहीं हम। मुन्ना गहरी सोच में है। हिंदी फिल्म के हीरो हैं बे हम, हमें कोई नहीं मार सकता। हम अमर हैं, अमर, हम योग्य हैं। दर्द से मुन्ना भैया की आंखें बंद होने लगती हैं। दिन का वक्त। उधर शरद शुक्ला अपनी गाड़ी के पास नजर आता है। वो सोने की पिस्तौल से हवा में गोली चला देता है। पीछे खड़ी भीड़ जय जयकार करती है। दरवाजे से लगकर एक आदमी बंदूक लिए खड़ा होता है। गाड़ी और लोग एक बड़े सफेद द्वार के नीचे खड़े हैं और आदमी गोलियां चलाता है। अब एसयूवी चलने लगती है। जौनपुर का नजारा। आगे कुछ दूर कई लोगों की भीड़ जमा है। गाड़ी वहां पहुंचती है। आसमान से मिर्जापुर का नजारा दिखाई देता है। शरद घर आता है। वो बरामदे में रखी हुई टेबल पर अपनी गन उतार कर रखता है। वहीं पास बैठी एक सफेद साड़ी पहनी महिला शतरंज खेल रही है। शरद उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता है। पापा को याद कर रही हो? महिला शतरंज की चाल चलते हुए कहती है, तो तुम जौनपुर के बाहुबली बनी गए। तुम्हें तो ये सब नहीं करना था ना शरद। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। महिला फिर खेलने लगती है। ये सब ना करना हमारी इच्छा थी, पर अब इसका हिस्सा हो जाना ही हमारी नियति है। पापा की विरासत ये तो नहीं हो सकती ना कि 2 लौंडे बीच चौराहे पे उन्हें मार के चले जाएं। जब तक हम ये बदल नहीं देते, हम यही हैं। तो उसके लिए तो मिर्जापुर लेना होगा ना। तुम्हारे पापा तो यही चाहते थे। शरद गहरी सोच में पड़ जाता है और नजरें झुका लेता है। जीत की गारंटी तभी है जब शरद की मां जीत और हार शतरंज की चौपट को घुमाते हुए कहती है, दोनों तुम्हारे कंट्रोल में हो। दोनों शतरंज को घूरे जा रहे हैं। स्क्रीन पर रक्त रंजित अक्षरों में लिखा